ये पद्धति को बहुत ही साजिश के तहत 1835 में चार्ल्स ग्रंट की जो फिलॉसफी थी उसी को मैकाले ने एल्फिस्टन और मुनरो की बात को नकारते हुए, उस तरह के जो ग्रुप ऑफ इंग्लिश पर्सन्स थे उनकी बात को नकारते हुए पार्लियामेंट में मैकाले ने एक भाषण दिया है, कभी आप पढ़िएगा, अभी भी यह लिपिबद्ध है। वो भाषण में कहता है कि अगर हमें इन्हें हमेशा गुलाम बनाना है तो हमें अपने तरीके से इनमें भारतीयता को समाप्त करते हुए पाश्चात्य दर्शन को भरना है। और कहता है कि भारत के जितने ग्रंथ हैं वो तो लंदन की एक लाइब्रेरी के एक शेल्फ पे भी रख दिया जाए तो भी शेल्फ पे जगह बची रहेगी, कहकर के उपहास पढ़ाता है। वो कहता है वैदिक मंत्र तो गडरियों के गीत हैं जो उन्होंने पशुओं को चराते हुए, आकाश में ताराओं को देखते हुए, ग्रहों नक्षत्रों को देखते हुए उनके अंदर जो एक विस्मय और भय का बोध पैदा हुआ था उसके अनुरूप उन्होंने गीत उनसे निकल गए, वो वैदिक मंत्र हैं। उसमें कहीं विज्ञान नहीं है, उसमें कहीं तर्क नहीं है, उसमें कहीं युक्तियुक्तता नहीं है, उसमें कहीं जीवन नहीं है, उसमें कहीं जीवन कौशल नहीं है। यह कह करके उसने मजाक उड़ाया। और वो व्यक्ति मजाक उड़ाता है जो भारत कभी आया ही नहीं, और उस किताब के आधार पर मजाक उड़ाता है मिल की द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो मिल भी कभी यहां नहीं आता है, वहीं से किताब लिख देता है, झूठे सर्वे करा के, रिपोर्ट करा के, और हमको बांटता है किसमें? ये कह देता है कि भारत तो मौलिक लोग भारत में कभी रहे ही नहीं, या तो वो इथोपिया से आए निग्रो के रूप में, या तो वो सुमेरियन उससे आए आग्नेय वंश के रूप में, जो मुंडाज हैं, बिरसा मुंडा और हमारे जो माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं, इन लोगों को उसने कहा है तो आग्नेय वंश के हैं, ये तो वहां से आए, सुमेरियन उससे आए, बेबीलोन के पास। और कहता है ये जो द्रविडियंस हैं, जो साउथ इंडिया के लोग हैं, ये तो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में आए मेडिटेरियन सी के पास से और यहां पर बसे, और आर्य स्टेपी रीजन से चौथा एक दल आता है और इनको खदेड़ के दक्षिण भेज देता है, और फिर आर्य यहां पर रह गए। तो उसने कहा कि जब सब बाहर के हैं, ये बोध कराने की कोशिश किया कि भारत में जो सब बाहर से हैं, तो अगर हम भी बाहर से आकर राज कर रहे हैं तो इसकी भी वैधता है। दे जस्ट वांटेड टू एस्टैब्लिश लेजिटिमेसी ऑफ देयर एग्रेशन, कि हमारी भी लेजिटिमेसी है। भारत तो कभी किसी की भूमि रही नहीं, राष्ट्र रहा ही नहीं कभी, यहां की सांस्कृतिक एकता रही ही नहीं कभी। दूसरा, उन्होंने भाषाओं पर बांट दिया कि भाषाएं जो है भिन्न भिन्न है। फिर भाषाओं को भी 4 भागों में बांट दिया, संस्कृत फैमिली, द्रविडियन फैमिली, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली और निग्रो फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, उसमें बांट दिया। उससे भी नहीं उनका मन भरा कि और कैसे बांटे, तो पंथों पर बांट दिया। उन्होंने कहा कुछ तो यहां पर वैदिक वाले हैं, कुछ तो यहां बौद्ध धर्म के लोग हैं, कुछ जैन धर्म के लोग हैं, कुछ सिख धर्म के लोग हैं, कुछ इस्लाम के लोग हैं, कुछ पारसी लोग हैं। तो ये तो तमाम ऐसे धर्म हैं, और भारत का जो मूल वैदिक धर्म भी है उसकी भी जो शाखाएं हैं वो एक दूसरे के विरोधी हैं, कोई एकात्मता नहीं है। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इवन एट द रूट ऑफ फिलॉसफी ऑफ डिफरेंट सेक्ट्स। ये भी भ्रम पैदा कर दिया, बिल्कुल गलत, बिना किसी तथ्य के। जिसने बुद्धिज्म पढ़ा नहीं, जैनिज्म पढ़ा नहीं ठीक से, उन ग्रंथों को वही कह सकता है कि वैदिक धारा के विरोधी। कुछ मूल्यों पर परिष्करण की बात हमेशा हर देश में, हर दर्शन में होती रहती है। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल विरोध है, विस्तार भी हो सकता है, अगला चरण भी हो सकता है उसका, और ये है। कभी कौन अन्य कभी चर्चा किसी गोष्ठी में की बहुत विस्तार नहीं देना चाहता उसको, लेकिन ये भी एक फॉल्ट लाइन क्रिएट कर दिया। रही सही जो बात थी 1901 की जनगणना में मैक्लिफ ने सिख धर्म को भी कह दिया है कि हिंदू धर्म से बाहर है।
उसकी भी जनगणना अलग करा दिया, कमिश्नर था पंजाब का। ये सब इसलिए किए गए कि ये बता दें कि हम अलग अलग बटे हुए लोग हैं, एक है ही नहीं। और जो कुछ बचा तो एक डार्विन की जो फिलॉसफी थी इवोल्यूशन की, और जिस पर जीन डिटर्मिनिज्म थ्योरी आया, बायोलॉजी के लोग इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, उसके आधार पर उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग करके सिर्फ भारत के 100-200 लोगों का एक भ्रामक रिपोर्ट तैयार किया कि ये तो प्रजातिवार भी भिन्न है। द्रविडियन एक अलग प्रजाति है, मानव प्रजाति है, आर्यन एक अलग मानव प्रजाति है, आग्नेय अलग मानव। तो एक जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर उन्होंने स्पेसीज में भी मानव के भिन्नता पैदा करने की कोशिश कर दी। ये मैं छोटा सा इसलिए उदाहरण बता रहा हूं संकेत में कि इतने तरह की फॉल्टलाइन क्रिएट कर दिया हमारे देश में, और इतिहास को इस तरह से पुनर्लेखन कराया, इस तरह से एविडेंसेस को नैरेटिव बनाया। क्योंकि सारे जो तथ्य होते हैं, आप सभी विद्वान हैं, हर कुछ जो प्रत्यक्ष दिखता है या प्रत्यक्ष अनुभूति होती है इंद्रियों से, उसका जब हम सत्यान्वेषण करते हैं तो उसमें बहुत कुछ इन्फरेंस और एनालॉजी ड्रॉ करते हैं। प्रत्यक्ष के अलावा अनुमान और उपमान के आधार पर हम सत्य का अन्वेषण करते हैं। तो आपके पास फ्रीडम होती है कि आप हाउ यू इन्फर। कोई एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला, आपने उनसे एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लिया, दूसरा कोई दूसरा इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि जब हम मोहनजोदड़ो की खुदाई किया तो वहां बहुत सारी लाशें मिल गई कब्र टाइप, तो उन्होंने कहा ये तो आर्यन आए थे, इनकी हत्या कर दिया, मांस मैस्कर हुआ था और उसकी लाशें पड़ी हुई। अब उनके मन में ये नहीं आया कि भाई ये सिमेट्रीज और कब्रिस्तान भी तो हो सकता है। क्या कोरोना के समय में गंगा के किनारे जो मृत्यु के बाद बहुत सारी लाशें लोग फेंक के आ रहे थे, मैं तो वाराणसी का रहने वाला हूं, मैंने गाजीपुर के इलाके में गंगा के किनारे सुना तो मैं एक बार देखने भी गया था। उन नावों में बहुत सारी इस तरह की बॉडीज थी। तो क्या हम माने वहां कोई आक्रमण करके मार दिया था? भूखमरी से भी कोई मर सकता है, बाढ़ से भी मर सकता है, इकोलॉजिकल डिजास्टर से भी डेथ हो सकती है। तो अपने अपने इन्फ्लुएंस अपने अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकता है। उन्होंने वो ड्रॉ किया जिसके जो उन्हें सूट कर रहा था। उन्हें आर्य और द्रविड़ों में झगड़ा लगाना था। उन्होंने इतिहास की नैरेटिव को इस तरह गढ़ दिया। ये जो सारी नैरेटिव है वो कमोबेश अभी भी चली आ रही है। हमारी पीढ़ी के जो लोग पढ़े हैं वो तो पढ़े ही हैं। वो अभी भी अगर पुस्तकों में देखेंगे, स्कूल एजुकेशन की किताबों में, तो कुछ न कुछ उस तरह के ध्वंसावशेष या पूर्ण अवशेष या पूर्ण नैरेटिव दिखाई पड़े। कहीं कहीं पाबंद जरूर लगा दिया गया है, जबकि आज की तारीख में इतने शोध हो गए, हिस्टोरिकल एविडेंस है जो इस सारी फॉल्ट लाइन की नैरेटिव को खारिज करते हैं। लेकिन उस नैरेटिव को हम अपने स्कूल एजुकेशन में बच्चों के सबकॉन्शियस में नहीं डाल पा रहे हैं। जैसे कास्ट सिस्टम, मैं अगर बहुत ही पारदर्शिता से बात करूं, जाति व्यवस्था अगर हिस्टोरिकली कोई भारत को देखे शुरू से लेकर अंत तक, वैदिक काल से लेकर इंडस सिविलाइजेशन, सरस्वती सिविलाइजेशन से लेकर बुद्धिज्म जैनिज्म के पीरियड से लेकर मौर्य से लेकर आधुनिक तक, ये व्यवस्था, इसमें अनटचेबिलिटी जैसी क्रूएलिटी भी आई। लेकिन यह क्रूएलिटी या अनटचेबिलिटी भारत के मूल दर्शन का हिस्सा नहीं है। यह फिलोसॉफिकल डेविएशंस है। कोई भी जब सिद्धांत बनता है, दर्शन बनता है, तो उसके तीन अंश होते हैं। एक होता है उसका मेटाफिजिकल प्लेन, दूसरा होता है उसका इथिकल नैतिक पक्ष, तीसरा होता है उसका फंक्शनल पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में हजारों साल से कोई अगर एक संस्कृति का मूल्य बोध चल रहा हो तो उसमें मौके पर डेविएशंस आ जाते हैं। महर्षि दयानंद ने इसको अनुभव किया। उन्होंने इसलिए 19वीं शताब्दी के अंत में कहा कि नहीं, वेदों में ये नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं है, ये प्रोफेशनल स्किल बेस्ड
कम्युनिटीज बनी, लेकिन इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं बल्कि स्किल का सम्मान होना चाहिए। और हमारी संस्कृति उसको मूल रूप से उस फिलॉसफी को मानती रही। लेकिन अंग्रेजों ने प्रचार कर दिया कि ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये विकृति नहीं है, बल्कि ये भारत की दार्शनिक निकष तत्व है। दिस इज द सोल ऑफ द इंडियन फिलॉसफी। उन्होंने इस तरह प्रचार कर दिया और हमारे बीच में सुधार और परिष्करण की संभावना को नष्ट करके एक दूसरे के मध्य में घृणा का बोझ डाल दिया। किसी में उच्चता का बोझ डाल दिया, किसी में निम्नता का बोझ डाल दिया और दर्शन के अनुसार परिष्करण करने का की संभावना ही समाप्त कर दी। महर्षि दयानंद जी ने उसको शुरू भी किया, लेकिन उनको बहुत स्वर को ताकत नहीं मिली। ताकत किसको मिली? राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय जी ने उनको पूरा प्रणाम करते हुए मैं कहता हूं कि उनकी नीयत ठीक थी। वो चाहते थे कि देश के युवा सुधरे, अच्छे हों, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। उनकी नीयत पर मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन उन्होंने जो संभावना तलाशी वो अपनी संस्कृति को नहीं टटोला कि क्या हमारी संस्कृति में ये सिद्धांत रूप में है या विकृति है, ये मूल प्रकृति है या विकृति है। अगर मूल प्रकृति नहीं है तो वास्तविक शास्त्रों का हवाला दे करके, वैदिक मूल्यों का, अभ्युदय निश्रेयस का हवाला दे करके, गीता के दैवी संपत्ति का उदाहरण देते हुए, बुद्धिज्म के अष्टांगिक मार्ग का उदाहरण देते हुए, उपनिषदों की ईशा वास्यविदम सर्वमेव किं जगत्याम जगत तेन तक तेन पुंजिता माकृत कस्य सिद्धनम की चर्चा करते हुए, यस्य सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति की बात कहते हुए, संगक्षुद्धम संवदद्धम समो मनांसि जानताम की चर्चा करते हुए वो कह सकते थे कि नहीं, हमारी संस्कृति का मूल नहीं है ये, और अगर इसमें कोई कमी आ गई, त्रुटि आ गई है फंक्शनल, तो हम यूनाइटेड होकर के इसका परिष्करण करेंगे। तो शायद भारत की युवा और समर्थ हुए होते, भारत की सामाजिक समरसता और बढ़ी होती। लेकिन उन्होंने तलाशा पाश्चात्य दर्शन, इसलिए पूरा घालमेल हो गया, हमारा मानसिक कंफ्यूज हो गया। हमने भी मानना शुरू कर दिया कि हमारी संस्कृति में मूल नहीं है और संस्कृति के ग्रंथ पढ़ने भी बंद कर दिए। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, मैं प्रत्येक ग्रंथ को नहीं कह रहा हूं कि इसको आप स्वीकार कर लीजिए जैसा लिखा है वैसा, ऐसा पक्षधर नहीं हो, क्योंकि मैं खुद फिजिक्स का विद्यार्थी हूं, न्यूक्लियर साइंस मेरा स्पेशलाइजेशन है। मैं कभी नहीं कहता कि यथावत आंख मूंद करके मानिए, लेकिन अपने को जानिए तो, और उसमें कोई अगर समसामयिक रूप से मानने योग्य बात नहीं है तो उसका परिष्करण करो, लेकिन जड़ को मत काटो। अगर किसी वृक्ष में रोग हो गया है तो वृक्ष को काटने की बजाय पहले कोशिश तो करो उसको सींचने की, उसको फर्टिलाइज करने की, उसको इरिगेट करने की, उसको कीटाणु रहित करने की, ताकि उसके मूल जो आत्मा है उस वृक्ष की वो जड़ से उठ करके समर्थ वृक्ष के रूप में लहलाती रहे। लेकिन हमने नहीं किया। तो वो सारी चीजें स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, मदन मोहन मालवीय जी ने भी कहा, महर्षि अरविंदो ने कहा, महात्मा गांधी ने भी कहा इस बात को। लेकिन उन बातों पर पूरी तौर से शिक्षा व्यवस्था में उसका समन्वय, समेकन नहीं हो पाया और धीरे धीरे हम आधुनिक विज्ञान के नाम पर अपने मूल मूल्यबोध को भी खो दिए। और किस मूल्यबोध को अपना लिए? पश्चिमी के लोग तीन तरह के दर्शन की बात करते हैं। आप लोगों ने पश्चिम का दर्शन भी पढ़ा होगा। मानववाद की बात करते हैं, जो कहते हैं कि जो ह्यूमनिज्म है ये पूरी दुनिया को पाश्चात्य दर्शन ने सिखाया। तो उनके तीन तरह के मानववाद हैं, अगर कैटेगराइज करें मोटे तौर पर। एक है लिबरल ह्यूमनिज्म, उदारवादी मानववाद। उदारवादी मानववाद का मूल मंत्र क्या है? स्वतंत्रता, स्वायत्तता। वो कहते हैं कि स्वायत्तता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक। लेकिन उस स्वतंत्रता की जो दर्शन था उसने स्वरूप क्या ग्रहण किया? उनकी स्वतंत्रता ने, उनके लिबरल ह्यूमनिज्म में उसका बच्चा पैदा हो गया कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। और उसके लिए उसका पोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था क्या खड़ी हुई? बाजार और उपभोक्तावाद, आर्थिक विषमता, उसका एक बहुत बड़ा घटक आ गया। दूसरा उनका बहुत प्रचारित है
सोशलिस्टिक ह्यूमनिज्म, जिसके गर्भ से निकलता है साम्यवाद, कम्युनिज्म, जिसका सिद्धांत है समानता। उधर है स्वतंत्रता, यहां है समानता केंद्र में। लेकिन वो समानता क्या हो गई? अधिनायकवाद। आप उठा के देख लीजिए चाइना और रूस को, वहां टोटल एक डिक्टेटरशिप है, प्रोलेटारिएट की डिक्टेटरशिप जो कार्ल मार्क्स कहता था, उसकी जगह पर एक कैडर डिक्टेटरशिप है। उसने भी बहुत हित नहीं होने वाला है देश समाज का, विश्व का। तीसरा एक और खतरनाक तीसरा मानववाद था उनका, जिसको कहते थे विकासवादी मानववाद, इवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म, जो शुरू हुआ था डार्विन की फिलॉसफी से, विकासवाद से। और उसका सबसे खतरनाक किरदार कौन निकला? हिटलर, जिसने नस्लवाद के आधार पर लाखों यहूदियों को गैस चैंबर में डाल के मार डाला, सिर्फ नस्ल के आधार पर कि हम श्रेष्ठ नस्ल हैं। और ये विकासवादी मानववाद की दर्शन का ही हिस्सा था। तो तीनों मानववाद फेल हो गए, असफल हो गए। दुनिया को अगर आज की तारीख में देखेंगे तो 21वीं शताब्दी की समस्या क्या है? जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी असंतुलन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अगर व्यवस्था खड़ी होगी तो मनुष्य का क्या होगा? ये प्रश्न खड़े हैं तीन। इन तीनों प्रश्नों का समाधान अगर 21वीं शताब्दी में अगर आ रहे हैं, मुंह बाएं खड़े हैं, तो इनका समाधान करने के लिए हमारे बच्चों को सतर्क, सक्षम तो होना पड़ेगा। इसके लिए उन चीजों को जानना भी होगा और उनका उपयोग करने की विधा की भी दक्षता होनी होगी। तो उसको जो हमने अनेक बहुत दार्शनिकों से, भारत के बहुत विद्वानों से जो निरंतर परिचर्चाओं के आधार पर मैंने चिंता बताई और ये पूछा कि पूरी दुनिया में एक चर्चा तो चल रही होगी कि इसका समाधान कैसे होगा, तो पूरी दुनिया के जो फिलोसोफर्स हैं वो भी कहने लगे हैं कि भारत की जो प्राचीन सांस्कृतिक मूल्य थे शायद वही विश्व के मूल्यबोध होने चाहिए। ये चर्चा शुरू हो गई। अमेरिका का बहुत बड़ा फिलोसोफर विल डुरांट बहुत ही इक्विवोकली कहता है, बहुत ही दबावपूर्ण ढंग से कहता है कि भारत से ही नई दिशा निकलेगी। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि पाश्चात्य यूरोप में तीनों मानववाद ने प्रकृति को अपना दासी मान लिया है कि प्रकृति का दोहन करके सभ्यताओं का विकास करो। तो जब प्रकृति का दोहन करोगे, मनुष्य उससे अपने को अलग मानेगा, पारिस्थितिकी का अंग नहीं मानेगा, इकोलॉजी का हिस्सा नहीं मानेगा, तो प्लेनेट नष्ट हो जाएगा। एकमात्र ये संस्कृति कहां है? तो हमारे वेदों से लेकर के बौद्धिज्म, जैनिज्म, किसी भी ग्रंथ में देखिए आप, प्रकृति को हमेशा उन्होंने बहुत ही वरीयता दिया है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम पृथ्वी के पुत्र हैं, हम पृथ्वी को हमारी दासी नहीं है, मेरी मां है। यह भाव है भारत के मूल्यबोध का। जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम मानववाद के आधार पर कि हमने लोकतंत्र दिया, वो लोकतंत्र सिर्फ मनुष्यों के बीच भी स्थापित नहीं हो पा रहा है। हमारे देश में भी तो लोकतंत्र है, सभी लोग लोकतंत्र के सिपाही हैं, योद्धा हैं, आप सभी जितने हैं। लोकतंत्र स्थापित होने में भी चुनौतियां हैं तमाम, सही ढंग से, सही संदर्भ में। लेकिन अगर वो स्थापित भी हो जाए तो सिर्फ मनुष्यों के बीच लोकतंत्र है। वी आर ओनली लिमिटेड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बाकी की फंडामेंटल राइट कहां चली गई? वृक्षों की फंडामेंटल राइट, जंगलों की फंडामेंटल राइट कहां गई? वन्य प्राणियों की फंडामेंटल राइट्स कहां गई? नदियों की फंडामेंटल राइट्स कहां चली गई? पर्वतों की फंडामेंटल राइट्स कहां चली गई? उनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है क्या? सिर्फ पूरी धरा को भोग करने का अधिकार हमें ही क्या? ये जो डेमोक्रेसी का एक जो लिमिटेड कॉन्सेप्ट है वो इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ रहा है। तो हमें डेमोक्रेसी को इन टोटैलिटी समझना होगा। जो हमारे भारत की वैदिक संस्कृति में विभिन्न ऋचाओं में देखेंगे तो हमेशा हमारे यहां लोक की परिभाषा मनुष्य नहीं है,
लोक की परिभाषा में सभी जीव जंतु जड़ चेतन सभी आते हैं। तो हमारा जो लोकतंत्र है वह सहअस्तित्व का नहीं है, समावेशी का है। कोएग्जिस्टेंस तो होता है जब अलग अलग अस्तित्व हो। हमारे दर्शन का मूल्य बोध है कोएग्जिस्टेंस नहीं, इंक्लूसिवनेस, सभी समावेशी। ये प्रश्न उठता है कि उस समावेशी प्रवृत्ति संस्कृति कुछ भी हो, जी तो हम भिन्न रहें। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन कारणों को हमें निराकरण करना होगा और हमारी मूल संस्कृति के उद्देश्यों को स्थापित करना होगा जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं। तो ये इस धारणा के अनुसार भारतीय शिक्षा बोर्ड को खड़ा किया गया और इसमें पाबंद लगाने की प्रवृत्ति नहीं है। कॉम्पिटेंसी पूरी देंगे इस बोर्ड में। हमारी पुस्तकें अभी हमने नर्सरी से लेकर के छठी तक की तैयार की, क्योंकि एनसीएफ आया अभी 29 सितंबर 2023 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो उसमें चूंकि हम इसी धारणा से 2 साल पहले से काम कर रहे थे पुस्तकों पर, इसलिए हम कुछ पुस्तकें ला भी पाए। एनसीईआरटी तो अभी भी 3rd और 6th की किताब भी पीडीएफ फॉर्म में दी है, शायद 6th की मिली है नहीं मिली, आई एम नॉट श्योर। मैंने 3rd की पीडीएफ उन्होंने भेजा है स्कूलों में, और बाकी नहीं तैयार कर पाए एनसीएफ के अनुसार। लेकिन हमने छठी तक की किताब अगर हमारी देखेंगे शिक्षा बोर्ड की, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो उद्देश्य मैं संक्षेप में एक संकेत दे रहा हूं आपको, दे रहा था, उसके अनुरूप आपको एक प्रत्यूष, उसको मैंने प्रत्यूष कहा है नर्सरी को, और एलकेजी को कहा है अरुण, और यूकेजी को कहा है उदय। जो प्रत्यूष बेला होती है सूर्योदय से, उससे लेकर के कि बच्चे के मन के विकास के क्रम को उठाया है हमने। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें कॉम्पिटेंसी भी दिखेगी, इंक्लूसिवनेस भी दिखेगा, बच्चे के उम्र के अनुसार ऐसे लेसन और पाठ ही हैं जो वैल्यूज के आधार पर हैं। हमने वैल्यूज को पहले चिन्हित किया, भारत के समस्त धार्मिक विश्वासों को उदाहरण लेते हुए, और हमने देखा कि चाहे वो दशकम धर्म लक्षणम हो, वेदों का अभ्युदय निश्चयस हो, बुद्ध का अष्टांगिक हो, जैन का पंच महाव्रत हो, सिख दर्शन का निराकार पुरुष हो, योग दर्शन का यम नियम हो, योग दर्शन का यम और जैन पंच महाव्रत एक साथ मेल खाते हैं, भगवत गीता का दैवी संपद हो 16वें अध्याय का, या इस्लाम का भ्रातृत्व हो, या क्रिश्चियनिटी की करुणा हो, या यूएनओ द्वारा स्थापित जो वैश्विक ग्लोबल वैल्यूज है प्रचारित वो हो, या भारतीय संविधान के प्रियम्बल में लिखे गए मूल्यबोध हो। सबको एक साथ एकत्रित करके उसको देखा कि कहां कहां रिपीटिशन है। उसके आधार पर एक साथ हमने सिलेक्ट किया, तो लगभग 39 वैल्यूज ऐसे आ रहे थे जो बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक पिरोना होना चाहिए, पिरोया जाना चाहिए। और फिर हमने मनोवैज्ञानिकों की एक बैठक की कि किस उम्र में किस वैल्यूज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सत्य अहिंसा, मान लो उदाहरण के लिए सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्तेय अपरिग्रह की बात करते हैं हम, तो कक्षा 1 में किसको उठाना चाहिए, किसको ज्यादा महनीयता देना चाहिए। कलेक्टिव विजडम कैसे प्रारंभ होगा, ऐसी एक्टिविटी कैसे शुरू की जाए कि हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को समझें, कैसे हम विश्व के अन्य प्राणियों के साथ अपना एकात्म अनुभव करें, प्रवचन के रूप में नहीं, नैतिक भाषण के रूप में नहीं, बल्कि पाठों और उनके अभ्यासों से अनुस्यूत करके, कि ताकि उनको अप्रत्यक्ष रूप से उनके अवचेतन का हिस्सा हो जाए। ये कोशिश की गई। आप में से विज्ञान के विद्यार्थी कौन कौन लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट तक भी पढ़ा हो साइंस? बहुत लोग होंगे। आप अभी भी विद्यालयों में पुस्तक देख रहे होंगे। विज्ञान का प्रारंभ कहां से होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, यहीं से प्रारंभ होता है। वैशेषिक दर्शन कितने लोगों ने पढ़ा है? कितने बच्चों को मालूम है कि वैशेषिक दर्शन आज महर्षि कणाद का 2500 वर्ष पूर्व भौतिक शास्त्र का पहला दस्तावेज है, जिसमें ब्रह्मांड के उद्भव के कारक पदार्थों के विषय में उनका वर्गीकरण करके उनके साथ गुण धर्मिता को, एट्रीब्यूट्स को असाइन करते हुए
और उन पर कर्म, फोर्स को कर्म कहा उन्होंने, कर्म के विभिन्न प्रकारों के साथ उनके संचलन, संचरण, संवहन की प्रक्रिया की एक समवेत व्याख्या करते हुए